खतरा है आरएसएस के लोग, खतरा है एबीवीपी के लोग, खतरा है भाजपा के लोग। जनता इतनी है और इतनी सड़क पे आएगी कि इनकी जेलें खत्म हो जाएगी, लेकिन जनता जो लोग नहीं खत्म होंगे। मेरा नाम श्रेया है, मैं आयसा की मेंबर हूँ। अच्छा श्रेया, मेरे को एक बात बताओ, आज के टाइम में जो देश के अंदर हालात हो चुके हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम को अंदर डर पैदा हो गया। आप चाहे त्रिपुरा वाला मामला ले लें, गुरुग्राम में अभी देख सकते हैं, गुरुग्राम के अंदर अगर नमाज पढ़ रहे हैं वहां पे तो बीजेपी के लोग वहां पहुंच जाते हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं या फिर वहां पे वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो श्रेया क्या सोचती है कि वाकई में मुस्लिम इस देश के लिए खतरा लगता है क्या? देखिए, बीजेपी जो पार्टी है उसको हम एक फांसीवादी पार्टी बोलते हैं, और अगर आप फांसीवाद का इतिहास पढ़ेंगे तो फांसीवाद का एक कैरेक्टर ये होता है कि जिस भी देश में फांसीवाद आता है उस देश में जो कमजोर तबका होता है, जो शोषित तबका होता है, वो उस तबके को दबाने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ जो पावरफुल तबका होता है, जो मेजॉरिटी तबका होता है, उसको खड़ा करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि वो डिवाइड एंड रूल का पॉलिटिक्स कर सके। जैसे कि उन्होंने हिंदू को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा किया और हिंदू और मुसलमान के बीच एक डिवाइड क्रिएट किया ताकि लोग जो सही में मतलब एक फासिस्ट पार्टी का जो कैरेक्टर होता है उसको ना समझे, उसके खिलाफ विरोध ना करे। और देखिए, इस देश का नागरिक जो इस देश में पैदा हुआ है, जो इस देश में रह रहा है, वो इस देश के लिए कभी खतरा नहीं हो सकता है। खतरा है आरएसएस के लोग, खतरा है एबीवीपी के लोग, खतरा है भाजपा के लोग, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है ये वो विचारधारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मानती है, ये वो विचारधारा है जो बाबा साहब के विचारों में नहीं मानती है, ये वो विचारधारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के लिए अधिकार होंगे और बाकी महिलाएं, दलित, आदिवासी, उनको एकदम सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो असल में ये है खतरा हमारे देश के लिए। मुसलमान, आदिवासी, महिलाएं, ये खतरा नहीं है। और धीरे धीरे जनता इस बात को समझ रही है, और जनता जब इस बात को समझती है तो प्रोटेस्ट करती है, तो लड़ती है। और इसीलिए उनके प्रोटेस्ट से डर के उनके ऊपर यूएपीए, आर्म्स एक्ट, कोटा जैसे लॉज को डाला जाता है। तो बात यह है कि असल में डरती सरकार है हमसे, हम सरकार से नहीं डरते हैं, ठीक है। और वो जानती हैं कि अगर ये लोग यूनाइटेड हो गए, इनका आंदोलन बहुत बड़ा हो गया और एक समय ऐसा आया कि सारी जनता सड़क पे आ रही है, तो भाजपा को तो इस देश से जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो अलग अलग हथकंडे अपनाती है हमें चुप करवाने के लिए। अब देखिए, जैसे कि यूएपी का ही बात है, अभी आप नेहा से भी बात कर रहे थे और नेहा ने बहुत अच्छे से उसको बताया ही। यूएपी में एक और चीज ये है कि जिसपे भी यूएपी लग रहा है उसको जेल में डाल दिया जाता है और उसका जो ट्रायल है वो सालों साल तक शुरू नहीं किया जाता है। तो सरकार का जो एजेंडा है वो ये है कि इनको जेल में डालो और जेल में सड़ने दो ताकि इनकी हिम्मत टूटे। उमर खालिद 1 साल से ज्यादा हो जाएगा अभी, ठीक है। सुधा भारद्वाज है, गौतम लमलखा है, अभी अंडा सेल में है, कितने सारे लोग मर गए, सैन स्वामी मर गए। जब नताशा नरवाल जेल में थी तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो ये लोग चाहते हैं कि इनका ट्रायल शुरू ना हो। चार्जशीट तो फाइल हो नहीं रही है, दिल्ली दंगों में अभी तक ढंग से फाइल नहीं हुई है। कन्हैया कुमार, उमर खालिद के खिलाफ जो जेएनयू में सो कॉल नारे लगाए थे उस पर चार्जशीट फाइल नहीं हुए। तो ये लोग चाहते हैं कि इनकी हिम्मत तोड़ी जाए, लेकिन ये 1-2 लोगों को जेल में डाल सकते हैं। जनता इतनी है और इतनी सड़क पे आएगी कि इनकी जेलें खत्म हो जाएगी, लेकिन जनता जो लोग नहीं खत्म होंगे। तो देखिए, इस तरीके से तो हम डरने वाले हैं नहीं सरकार से, और हम लोग लड़ेंगे। और जो भी जितने भी ऐसे कानून, ऐसे ड्रैकोनियन लॉज है जो हम पे थोपना चाहती है, उसके खिलाफ लड़ेंगे। और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई जब भी इतिहास में लड़ी गई है तो उसमें जीत ही हुई है। आज के टाइम में मुस्लिम्स के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया। वो आप भी जानती हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम्स कुछ बोलने से घबरा रहे हैं, कुछ करते हैं तो उनको डर लगता है। नेहा, क्या लगता है कि आपसे हम पूछना चाह रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों, मुस्लिम्स को जो वाकई जो डर लग रहा है कि वो सच डर है या फिर लोगों ने उनके अंदर डर पैदा कर दिया? जैसे कि सरकार कह रही है कि आप जैसे लोगों ने उनके अंदर डर पैदा कर दिया है, जो संगठन है उन्होंने डर पैदा कर दिया कि भाई ये हिंदू है, ये मुस्लिम्स को मार देंगे, मुस्लिम्स है हिंदुओं को मार देंगे। सरकार जो कह रही है वो सही कह रही है, आप लोग जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो जब सरकार ये बोलती है कि ये जो लेफ्ट संगठन है ये लोग जातिवाद फैलाते हैं या ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट बात है, ठीक है। देखिए, मैं खुद स्टूडेंट हूँ ड्यू की, और जामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे वहाँ पे। जब सीएनआरसी का आंदोलन चल रहा था मैं पूरे टाइम वहाँ थी कैंपस में। 17 दिसंबर जिस दिन वहाँ पे गोलियां चलाई कैंपस में, उस दिन भी वहाँ पे थी। और आप एक सोचिए कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, एजुकेशन लेने के लिए आ रहे हैं, 19-20 साल के बच्चे, उनको आप टेररिस्ट जैसा ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक सीन था, एक फोटो भी बहुत वायरल हुआ था जिसमें जो जब लाइब्रेरी से हम लोग को निकाला गया तो बच्चों के हाथ ऊपर थे जैसे कि वो कोई टेररिस्ट है, उनके पास बंदूक है। और यही हाशिमापुर, जब हाशिमापुर वायलेंस हुआ था उसमें भी यही हुआ था। तो अगर आप एक 19-20 साल के स्टूडेंट को
जो मतलब वहाँ पढ़ने के लिए आया है, एक मतलब जैसे स्टूडेंट जैसा लाइफ जीते वैसा जी रहा है, आप उसको एक टेररिस्ट में ट्रीट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके मन में डर बैठेगा। देखिए जैसे हम लोग तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, हम लोग काफी प्रिविलेज लोग हैं, ठीक है। अगर जैसे मुझ पे यूएपीए लग जाए तो पूरा संगठन है, पूरा सिविल सोसाइटी हमारे साथ में आएगा। लेकिन आप मेरठ में चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, ठीक है, आप चले जाइए यूपी, वेस्ट यूपी में, शामली में, ठीक है, वहां पे इतने सारे मुसलमान युवा है, खासकर मुसलमान जो लड़के हैं, लव जिहाद के नाम पे उनके ऊपर इतनी सारी केसेस दर्ज है, ठीक है। रातों रात उठा लिया जाता है उनको गायब कर दिया जाता है, किसी को पता भी नहीं है वो कहाँ है। आप कश्मीर में देख लीजिए, कश्मीर में हर दूसरे दिन कोई गायब हो जाता है, ठीक है। और ये ज्यादातर जो लोग हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहे हैं। तो इस तरह का दमन जब उनके ऊपर होगा तो बिल्कुल उनके मन में डर बैठेगा, और उनके मन में डर बैठना लाजमी है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो लड़ाई करने का ओनस है ये उन पे नहीं, ये हम पे आए। हम जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, हम जो प्रिविलेज लोग हैं, हम उनके लिए लड़े जब वो नहीं लड़ पा रहे। तो इसलिए भी इस समय देश में आंदोलन करना, देश में आवाज उठाना बहुत जरूरी है। और मतलब मैं तो ये चाहूंगी कि जो भी हमारे मुस्लिम साथी जो भी इस वीडियो को देखेंगे या जो भी हमारे आसपास है, वो भी जो भी डर रहे हैं, सही बात है वो डर रहे हैं, लेकिन वो डरे नहीं, वो भी इस लड़ाई में साथ हो और हम लोग मिलके सरकार को देश से बात करेंगे। देश के होम मिनिस्टर रैली करते हैं, रैली में कहते हैं कि पहले मुस्लिम रोड पे नमाज पढ़ता था, हमारी सरकार आने के बाद में हमने उनको रोड से नमाज पढ़ना हटा दिया। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वो सरकार पब्लिक को? देखिए आपने बताया ही, अमित शाह ने रैली में ये बोला, और कुछ टाइम पहले मोदी जी ने भी एक भाषण में बोला था कि इन्हें कपड़ों से पहचानिए। और कुछ समय पहले योगी जी एक दिन एक मंच पे बैठे थे और मंच से ये बोला गया कि मुसलमान महिलाओं का कब्र में से निकाल के उनका बलात्कार करना चाहिए। तो जब इस तरह का भाषण एक होम मिनिस्टर देता है, एक प्राइम मिनिस्टर देता है, तो वो समाज में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहता है जिसमें जो लोग हैं उनके पास एक खुला लेजिटिमेसी मिल जाए मुस्लिमों की लिंचिंग करने का। क्योंकि जब आप अपने प्रधानमंत्री को एक समुदाय के खिलाफ बोलते हुए सुनते तो आपको लगता है वो सही है और आपकी हिम्मत और बढ़ जाती है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जैसे संगठनों की इतनी हिम्मत है इस समय, क्योंकि वो जानते हैं कि उन पर कोई केस नहीं लगेगा, वो जानते हैं पुलिस को नहीं पकड़ेगी, है ना। जब अमित शाह जैसा मतलब गृह मंत्री जब बोल रहा है, खुला कह रहा है कि मारो ही एकदम, तो मारेंगे ही। तो और सबसे बड़ी बात है कि एक नैरेटिव क्रिएट करने की बात है। आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं कि लोगों के अंदर इतना नफरत भर जाए कि वो रैशनली कभी सोच ही ना पाए वो। और देखिए हमारे देश का गंगा जमुनी एक तहजीब का कल्चर है, ठीक है। आज से मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं दिल्ली से ही हूँ, मैं बचपन से मैं जहाँ रहती हूँ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के पास ही रहती हूँ, बचपन से मैंने देखा है ईद के टाइम हो या जुम्मे का नमाज हो, लोग पढ़ते आ रहे हैं। और आप एक चीज देखिए कि जहाँ पे वो, जिस जगह पे वो गुरुग्राम में कह रहा है कि यहाँ मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, वहीं पे आप दिवाली के टाइम पे और छठ पूजा के टाइम पे रैली कर रहे हैं। तो यानी कि आपको अलाउड है छठ पूजा पे रोड पे रैली करना, लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकता। तो ये तो हिपोक्रेसी है। और हिपोक्रेसी नहीं है ये, बेसिकली बात ये है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल है। हम जो चाहे हम वो करेंगे, तुम नहीं कर सकते हो, तुमको कोई अधिकार नहीं है, तुम्हें देश के नागरिक जैसा तुमको डिग्निटी नहीं मिलेगा। तो ये इस बात को हम लोग समझ रहे हैं, लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, और इस नैरेटिव को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। इस नैरेटिव के खिलाफ जो एक इंडिया का कल्चर रहा है, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेकर जिस तरीके से यूनिटी में हमने ब्रिटिशर्स को हराया, हम इसी तरह इस सरकार को भी हराएंगे। एक सवाल फिर आपसे भी, यूएपीए अब मुस्लिम्स पे नहीं हिंदुओं पे भी लगने लगा है, डर नहीं लग रहा है आपको भी? देखिए डर लगने का जो बात, डर एक्चुअली खत्म हो गया है, क्योंकि हम लोग 2014 से देख रहे हैं कि आप कुछ नहीं भी बोलते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो जरूर आप पे एफआईआर हो रही, केस लग रहा है, आप कुछ नहीं भी बोलते हैं तो आप पे केस लगेगा, आप पे एफआईआर होगा। और सिर्फ आप त्रिपुरा वायलेंस को साइड कीजिए ना, अगर हम इस समय अपने कैंपस में बोले कि हमारा कैंपस को हो सकता है, इसके लिए भी यूएपीए लग जाए, ठीक है। हम बोलेंगे कि हमको खाना चाहिए, उसके लिए भी यूएपीए लग जाएगा। हम बोलेंगे पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, गलत है, उसके खिलाफ भी यूएपीए लग रहा है। तो या तो ये है कि आप एकदम चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है, इंसान होना छोड़ दीजिए और इंतजार करिए कि अब आप मर जाएंगे, या तो आप लड़िए। और जब आप लड़ेंगे और तब आप पे यूएपीए लगेगा तो आपको भी पता होगा कि आपने कुछ किया है, तब भी आप पे यूएपीए लग रहा है। और देखिए यूएपीए तो अब एकदम मतलब हलवा पूड़ी की तरह बांटा ही जा रहा है, ठीक है, हर किसी को पकड़ के यूएपीए लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक समय के बाद जनता के मन में भी इसका डर खत्म हो जाएगा, और जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन सरकार को समझ आएगा कि उन्होंने खुद के ही मतलब खुद का जो एजेंडा था उसको सैबोटेज कर लिया, ठीक है। और ऐसा हुआ है, इतिहास में भी ऐसा ही हुआ है और अभी भी ऐसा ही होगा। तो डर इस बात से लगता है कि कहीं हम यूएपी से डर के लड़ना ना छोड़ दें, इस बात से ज्यादा डर लगता है। तो लड़ाई तो जारी रहेगी। लास्ट सवाल, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं,
लेकिन सरकार सुनने को तैयार ही नहीं होती, चाहे वो CA/NRC वाला मामला हो, किसान वाला मामला हो, या अभी ये त्रिपुरा वाला मामला है। आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? क्या लगता है सरकार आपके कदमों से सुनेगी? देखिए, हम जो ये प्रोटेस्ट करते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। देखिए, सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है। हम ये प्रोटेस्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि जनता को ये समझ आ जाए कि ये सरकार नहीं सुनने वाली है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। आप देखिए, फार्मर्स मूवमेंट आज के टाइम में किसानों का मुद्दा नहीं रह गया। पूरे देश भर में इस बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग बन गई, बहुत बड़ी लड़ाई बन गई है। तो आंदोलन किए इसलिए किए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो सरकार का जो असली चेहरा है उसको देख पाए, और लोग देख ही रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में लोग दिखा भी देंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है आंदोलन करना, और सरकार नहीं सुनेगी तो जाएगी, खत्म बात है। देखिए, जिन लोगों ने वोट देकर आपको बनाया है वो वापस भी खींच सकते हैं, ठीक है। अभी भी भारत में डेमोक्रेसी जिंदा है और ये होगा। अब आने वाले चुनाव में देखिएगा कि बीजेपी को तो इस देश से खदेड़ा ही जाएगा।